नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज का हमारा विषय है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। दोस्तों, राजस्थान में कई किसान आंदोलन हुए, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन। उनमें सबसे प्रमुख किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। आज की क्लास में हम बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। साथियों, बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है और इसको ऊपरमाल कहा जाता था। पहले इसका नाम ऊपरमाल था और ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ राज्य में जब ठिकानों का श्रेणी निर्धारण हुआ तो उसमें प्रथम श्रेणी का जो ठिकाना था उनमें से बिजोलिया ठिकाना उनमें शामिल था और इसके संस्थापक अशोक परमार थे। अब हम बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। दोस्तों, किसान आंदोलन या बिजोलिया किसान आंदोलन को समझने से पहले हमें यहाँ के कारणों को समझना जरूरी है। एक बात का अंदाजा लगा लीजिए कि कोई भी आंदोलन अकारण नहीं होता, बिना किसी कारण के नहीं होता। मान के चलिए कि कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं और समस्याएं जब अपनी हदें पार कर देती हैं, दिक्कतें इतनी बढ़ जाती हैं, शासन जब बात सुनने से मना कर देता है, तब आम जनता या आम किसान आंदोलन पे उतारू होता है। नहीं तो इतनी आसानी से कोई भी सड़कों पर आंदोलन करने नहीं निकलता, ये चाहे आजादी से पहले की बात हो या आजादी के बाद की बात हो। कुछ लोग कह देते हैं कि किसी को कोई काम नहीं है इसलिए आंदोलन करने निकल गए। क्या सच में इतना आसान है आंदोलन करना? अगर किसी को कोई काम ना हो फिर भी आप निकल कर देखिए बाहर। क्या इतनी आसानी से आंदोलन सफल हो जाते हैं या फिर इतनी आसानी से आंदोलन चला दिए जाते हैं? महीनों महीनों तक, सालों साल तक आंदोलन चलते जाते हैं, तब भी सफलता नहीं मिलती। कोई इस बात की संभावना या गारंटी नहीं है कि आप आंदोलन करोगे और सफल हो जाओगे। कुछ इसी प्रकार की समस्याएं जब अपनी सीमाएं पार कर गई, कहते हैं पानी जब सर से ऊपर चला गया, तो बिजोलिया के किसानों ने आंदोलन किया। तो जानते हैं कि उनके कारण क्या थे। कहते हैं कि बिजोलिया के किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाए गए। संख्या को ध्यान में रखिए, 84 अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। 84 प्रकार के कर लगाए गए और उसमें से 74 लाख बाग कर थे। एक किसान पर एक साल में 84 तरह के कर देना, कितनी उसकी उपज होती है, कितनी उसकी पैदावार होती है, जिसमें से वो 84 तरह के कर दे देगा और उसके बाद वो अपना जीवन यापन करेगा। तो जब 84 प्रकार के कर लगाए गए और उसमें से 74 लाख बाग कर थे, तब बिजोलिया के किसानों को लगा कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है और फिर वो लोग आंदोलन करने के लिए सामने आए। दोस्तों, एक शब्द आया है लाग बाग, यानी कि 84 प्रकार के कर लगे थे, उनमें से 74 लाख बाग लगे थे, बाकी अन्य कर थे। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कर कई प्रकार के थे। तो कर कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले उसको जानते हैं। देखिए, कर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लगान, दूसरा लाग बाग और तीसरा बैर रिगार। लगान का मतलब क्या होता है? भूमि पर लगाया गया कर। मान लीजिए आपके पास कोई जमीन है और इस पर सीधा सीधा एक कर निर्धारित कर दिया गया कि ये इतना इस जमीन पे कर लगेगा, वो हो गया लगान। भूमि पर कर या फिर भू राजस्व कर जिसको बोलते हैं, उसको लगान कहते हैं। दूसरा था लाग बाग। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाला यही कर था। लाग बाग वो कर होते थे जो ठिकानेदार अपनी मर्जी से किसानों पर कभी भी लगा देते थे और किसानों का इन करों से कोई सीधा संबंध नहीं था। लगान में हम मान सकते हैं कि एक जमीन है, राज्य की संपत्ति, फिर भी मान ले, हो सकता है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जमीन है, उस पर किसान पैदा कर रहा है और उसमें से कुछ कर का हिस्सा वो दे रहा है। मान लिया एक बार की ये चीज सही है। बात करते हैं लाग बाग की। ठिकानेदार अपनी इच्छा से कोई भी कर लगा देते थे। कर के प्रकार देखिए, जैसे यहां पे हम देखते हैं चौमरी कर या फिर तलवार बंधाई कर। इन दोनों करों की बात बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान हमें देखने को मिलेगी, इसलिए यहां पर हम ये 2 कर देखते हैं। ये कर क्या होता था? ठिकानेदार अपनी मर्जी से कोई भी एक फरमान जारी करते थे कि हाँ, इस प्रकार का एक कर होना चाहिए और वो कर राज्य में लागू हो जाता था और किसान को वो कर देना पड़ता था। जैसे चौरी कर में क्या होता था कि किसान अगर अपनी बेटी की शादी करेगा तो उसे 5 रुपए कर देना पड़ेगा। बताइए, बेटी किसान की,
शादी भी वही कर रहा है, लेकिन शादी करेगा, लड़की की शादी करेगा तो उसे कर देना पड़ेगा, जिसको चमड़ी कर कहा जाता था। शादी के बिना तो बच्चों को नहीं रखेगा, शादी तो करनी पड़ेगी, और शादी करेगा तो उसे कर देना पड़ेगा। दूसरा, तलवार बंधाई कर। मान लीजिए कोई एक ठिकानेदार मरा, उसकी जगह नया ठिकानेदार गद्दी पर बैठा, या फिर कोई एक शासक मरा, उसकी जगह नया शासक गद्दी पर बैठा, तो जब उनका सत्तारोहण होता था या फिर राज्याभिषेक होता था, उस वक्त एक कर लिया जाता था जिसको बोलते हैं तलवार बंधाई कर। अब देखिए कितनी अजीब बात है ना, कि मरा ठिकानेदार, कुर्सी पर बैठा ठिकानेदार का बेटा राजकुमार या फिर उसी का कोई उत्तराधिकारी। राजपाट किसको मिलना है? ठिकानेदार के उत्तराधिकारी को। कर कौन देगा? किसान देगा, जिसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ठिकानेदार कौन है। एक चीज हमने पढ़ी होगी ना, को नृप होए हमें का हानि, कोई भी राजा हो हमें क्या लेना देना। ये किसान तो इस सोच पे चलते थे, इन्हें तो अपनी खेती किसानी करनी थी, अपना जीवन यापन करना था, लेकिन इनको तलवार बंधाई कर देना था। क्यों? क्योंकि नया राजा बैठा है गद्दी पे, तो उसकी तलवार के लिए हमें कर देना पड़ेगा। इसी प्रकार के अन्य कर होते थे। राजकुमार को नया घोड़ा लेना है तो उसके लिए कर दे दिया, राजा को कोई काम करना है उसके लिए राजा ने कर लगा दिया, ठिकानेदार ने कर लगा दिया। राजा ठिकानेदार से कोई चीज मांगता, कोई कर लगाता, ठिकानेदार जबरदस्ती वो कर किसानों पर लगा देता, जबकि उससे किसानों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। तो ये जो कर थे, जो ठिकानेदार अपनी इच्छा से लगाते थे, किसानों का जिनसे कोई लेना देना नहीं होता था, इसको बोलते थे लाग बाग। बिजोलिया किसान आंदोलन में 74 लाग बाग कर थे। बताइए, 74 नाम याद रखना मुश्किल है, और इन्होंने 74 प्रकार के लाग बाग किसानों पर लगा दिए थे। तीसरा है बैठ बेकार। इसमें क्या होता था? किसानों से काम करवा दिया जाता था, लेकिन बदले में उनको मेहनताना नहीं दिया जाता था, या फिर उनकी जो पारिश्रमिक थी वो उन्हें नहीं दिया जाता था। बेगार करवाई जाती थी, बिना पैसे के काम करवाया जाता था, चाहे वो अपने खेत में करवाया जाए, अपने घर में करवाया जाए, कुछ भी करवाया जाए, लेकिन किसान को उसका आवश्यक मेहनताना नहीं मिलता था। तो ये था बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य कारण। तो सबसे पहले तो ये बात हमें मन से निकाल देनी चाहिए कि आंदोलन यूं ही हो जाते हैं बिना किसी कारण के। किसी को कोई काम नहीं है तो आंदोलन करने चला गया। सोच के देखिए एक बार, जो लोग आंदोलन करने जाते हैं, जितनी मुश्किलों में वो अपना समय बिताते हैं आंदोलन के दौरान का, उस समय में खाली बैठे हैं, तो आप जाके देखिए इतना आसान हो तो सोचिए इन किसानों की क्या दशा थी। और ये आजादी से पहले की बात है, जब अंग्रेजों की सरकार थी और जब कहीं कहीं पर राजशाही तंत्र या जो एक परिवार का जो सिस्टम था वो चलता था, प्रजातंत्र नहीं था, वहां पे राजतंत्र था। तो 84 प्रकार के कर लगे, 74 लाख बात करते, इसलिए बिजोलिया के किसानों ने आंदोलन किया। अब देखिए कि आंदोलन के समय ठिकानेदार कौन था, क्योंकि आंदोलन करते समय कुछ तो शासकीय समस्याएं रही होंगी जिससे किसानों को आंदोलन के लिए बाहर आना पड़ा होगा। तो उस समय आंदोलन के समय बिजोलिया के ठिकानेदार थे कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह गोविंद सिंह के उत्तराधिकारी थे, गोविंद सिंह के पुत्र थे 1894 में। दोस्तों, गोविंद सिंह के बारे में एक बात ध्यान रखिए कि गोविंद सिंह से किसानों को आपत्ति नहीं थी। गोविंद सिंह किसानों की समस्याओं को समझते थे, किसानों की शक्ति को भी जानते थे। क्यों? क्योंकि एक बार बिजोलिया जो ठिकाना था ये मराठों के अधिकार में चला गया था, तो गोविंद सिंह ने किसानों के सहयोग से इसे दोबारा हासिल किया था। तो उन्हें किसानों की शक्ति का भी अंदाजा था और किसानों की समस्याओं का भी अंदाजा था। लेकिन कृष्ण सिंह चूंकि नए नए सत्ता पे काबिज हुए, एक बार जब सत्ता हाथ में आती है तो उसका पावर का जो नशा होता है वो सभी को दिखता है, कृष्ण सिंह को भी दिखा। कृष्ण सिंह ने कुछ ऐसे कानून या ऐसे कर लागू किए जिससे किसानों में असंतोष हुआ, जिनके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, इस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ जो राज्य था उसके अंतर्गत बिजोलिया ठिकाना आता है, तो इसलिए मेवाड़ के महाराणा के बारे में भी जानना जरूरी है। तो मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह और बिजोलिया के ठिकानेदार थे कृष्ण सिंह। तो ये किसान आंदोलन शुरू कहां से हुआ? सबसे जरूरी सवाल और सबसे पहला सवाल कि किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू कहां से हुआ? तो
गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ नाम के व्यक्ति का मृत्यु घोष था। वहां से इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई। और यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि धाकड़ जो जाति थी, सबसे ज्यादा धाकड़ गोत्र के लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। और शुरू भी गंगाराम धाकड़ के घर से हुआ, उन्हीं के मृत्यु घोष से। दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय जितने कर लगाए जाते थे, उससे अंदाजा ये लगाया गया है कि मान लो किसान को 100 रुपए की आमदनी होती थी, तो उसमें से 87 रुपए तो वो कर के देता था। 87 आउट ऑफ 100, 87 रुपए कर के देने के बाद 13 रुपए किसान के पास बचते थे। उसके बाद भी कृष्ण सिंह ने और कर लगा दिए, जिसकी वजह से किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि 100 रुपए की कोई कमाई करता है और 87 रुपए उसमें से वो किसी को दान कर दे देगा, तो वो खुद क्या खाएगा? खुद किस लिए वो खेती करता है, किस लिए मेहनत करता है? तो जब इतनी खराब हालत हो गई और इसके बाद भी ठिकानेदारों को संतोष नहीं हुआ, तो किसानों को लगा कि अब तो आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चला। पहला चरण 1897 से 1916 ईस्वी तक, दूसरा चरण 1916 से 1923 ईस्वी तक, तीसरा चरण 1923 से 1941 ईस्वी तक। 3 चरणों में चला, यानी कि कुल 44 साल तक ये आंदोलन चला। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतने लंबे समय तक कोई आंदोलन चला, और वो भी अहिंसात्मक तरीके से। इस आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई, किसानों ने कहीं पर भी बल प्रयोग नहीं किया, जबकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। तो ये 44 साल तक चला। तो अब हम इस आंदोलन के चरणबद्ध तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। बात करते हैं पहले चरण की, प्रथम चरण की। प्रथम चरण के नेता कौन थे? क्योंकि किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए एक नेता चाहिए, सबके पास एक लीडर होना चाहिए जो सबको एक साथ लेके चल सके। ये खूबी लीडर की होती है। तो इस आंदोलन के नेता कौन थे? इस आंदोलन के नेता थे नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेह करण चारण। ये 5 लोग इस आंदोलन के नेता थे। आंदोलन शुरू कहां से होता है? आंदोलन शुरू होता है गंगाराम धाकड़ के मृत्यु घोष से। बात हुई, किसानों को लगा कि हम पर जातियां बहुत ज्यादा हो रही है, तो अब हमें बात करनी चाहिए हमारे राजा से। क्यों? क्योंकि ठिकानेदार तो सत्ता के नशे में चूर चूर हो चुका है, वो हमारी बात नहीं सुनेगा। तो इन लोगों ने क्या किया, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ये दोनों मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से मिलते हैं जाकर, और उनको अपनी समस्याएं बताते हैं। तो फतेह सिंह क्या करते हैं, हामिद हुसैन आयोग गठित करते हैं। हामिद हुसैन नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में आयोग गठित करते हैं, और वो वहां पर जाकर रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट सौंपते हैं। और किसानों की मांग उन्हें सही लगती है, लेकिन फतेह सिंह उस आयोग की रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लेते, कोई कार्यवाही नहीं करते। यो मान लीजिए कि दिखाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। लोगों को लगा कि राजा हमारी बात सुन रहा है, लेकिन राजा ने आदमी तो भेजा, लगा कि राजा बात सुन रहा है, लेकिन राजा ने बात नहीं सुनी। क्योंकि एक शासक था, शासक का इतनी आसानी से विरोधी नहीं होता, या फिर इतनी आसानी से शासक को सजा नहीं देता, बेशक वो गलत हो चाहे सही हो। तो इन्होंने एक आयोग बनाया, लेकिन आयोग की रिपोर्ट पर कोई अमल नहीं किया। इससे क्या हुआ, बड़े अधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो छोटे अधिकारी को क्या हुआ, और घमंड आ गया कि जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर हमारा बिगाड़ने वाला कौन। इससे हुआ ये कि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को कृष्ण सिंह ने बिजोलिया से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। इसके साथ साथ क्या किया, 1903 ईस्वी में 5 रुपए चमड़ी कर लगा दिया। चमड़ी कर बात की थी हमने, लाख बाग है। बेटी की शादी पर बेटी का जो बाप होता था उसको 5 रुपए राज्य कोष में जमा करवाने होते थे, तो चमड़ी कर लगा दिया। इससे क्या हुआ, पहले से जहां पर इतने कर लगे हुए थे, एक और नया कर लगा दिया। किसानों को यह लगा कि अब खेती किस लिए, उन्होंने खेती बाड़ी बंद कर दी। 1903-04 के दौरान किसानों ने खेती बाड़ी बंद कर दी और ग्वालियर की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ वो लोग जाने लगे।
ठिकानेदारों को लगा कि अगर किसान ने अपनी खेती बंद कर दी और जब किसान अपने क्षेत्र में रहेगा ही नहीं तो फिर कर किससे लेंगे। तो जब किसान जाने लगे तो 1904 में कृष्ण सिंह ने किसानों के साथ एक समझौता किया कि चमड़ी कर समाप्त कर देंगे और लगान पहले जो आधा हिस्सा लिया जाता था वो अब 2/5 हिस्सा लिया जाने लगा। तो ये दो समझौते हुए और किसान वापिस खेती करने लगे और कर देने लगे और ये एक समझौता हो गया कि हाँ भाई इस जगह पर हम सहमत हैं कि चमड़ी कर नहीं रहेंगे और लगान जो आधा हिस्सा ले रहे हो वो हम 2/5 हिस्सा देंगे। इसके बाद क्या होता है, 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1904 में कृष्ण सिंह ने समझौता किया था, 1906 में मृत्यु हो गई है। अब जो नया ठिकानेदार आया वो है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह कृष्ण सिंह का उत्तराधिकारी हो और ये कामा भरतपुर के थे, बिजोलिया के नहीं थे, भरतपुर के थे। पृथ्वी सिंह ने क्या किया, आते ही सबसे पहला काम जो किया तलवार बंधाई कर फिर से लगा दिया। ये शासक नए नए आए कृष्ण सिंह, इनको सत्ता का घमंड हुआ, जनता को अपने सामने कुछ भी नहीं समझा, किसानों को अपने सामने कुछ भी नहीं समझा, एक कर लगा दिया चमड़ी कर, 2 लोगों को निष्कासित कर दिया जो कि आंदोलन के नेता थे। बाद में जब किसानों ने अपना प्रदर्शन दिखाया, अपनी शक्ति दिखाई तो इनको समझौता करना पड़ा। लेकिन बाद में 2 साल बाद दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु हो गई। तो नए जो ठिकानेदार है पृथ्वी सिंह, उनको फिर से वही बात, नया शासक और नया घमंड, इन्होंने तलवार बंधाई कर लागू कर दिया। यहाँ पे चमड़ी कर था, यहाँ पे तलवार बंधाई कर लागू कर दिया। तलवार बंधाई कर कि जैसे ये गद्दी पर बैठेंगे तो किसानों को एक कर देना पड़ेगा। गद्दी मिली पृथ्वी सिंह को, पैसा गया किसान के घर से। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर लगाया, किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किए, लेकिन 1914 तक आंदोलन चलता रहा और पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। 1914 में पृथ्वी सिंह का पुत्र केसर सिंह उत्तराधिकारी बना। लेकिन केसर सिंह जब उत्तराधिकारी बना उस वक्त तक केसर सिंह वयस्क नहीं था और नियम ये होता था कि जब तक वयस्क नहीं हो जाए तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत शासन चलेगा। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत शासन का मतलब ये था कि जो ठिकानेदार होगा वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकेगा, उसके पास अधिकारी होंगे। तो ये 2 अधिकारी थे, मुंसरिफ था एक तो, एक उप मुंसरिफ था। मुंसरिफ था उस वक्त अमर सिंह राणावत, अमर सिंह राणावत, और उप मुंसरिफ था डूंगर सिंह भाटी। तो किसानों को पृथ्वी सिंह ने नए कर लगा दिए थे और उनकी बात नहीं सुनी थी। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हुई। उसके बाद जब केसर सिंह उत्तराधिकारी बने तो किसानों को एक उम्मीद जगी कि हो सकता है नया आदमी थोड़ा संवेदनशील हो, हमें उनसे बात करनी चाहिए। तो किसान केसर सिंह से ना मिलके मुंसरिफ और उप मुंसरिफ से मिले, क्योंकि शासन एक्चुअल में देखा जाए तो यही लोग चला रहे थे, क्योंकि इनको स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं था जब तक ये वयस्क नहीं हो जाते। तो किसान जाकर अमर सिंह राणावत और डूंगर सिंह भाटी से मिले। डूंगर सिंह भाटी और अमर सिंह राणावत ने किसानों की बातों से सहमति दिखाई और लगा कि कर बहुत ज्यादा है, किसानों की हालत बहुत खराब है। तो इन्होंने फैसला किया कि अब किसानों को छूट मिलनी चाहिए, किसान इसके हकदार हैं। लेकिन कामदार और फौजदार, केसर सिंह का एक कामदार था हीरालाल और एक फौजदार था तेज सिंह, इन्होंने बीच में अड़ंगा फंसाया कि भैया आप ये नियम लागू नहीं कर सकते, क्योंकि आप शासन चला सकते हो, आप नियम नहीं बना सकते। तो इन्होंने जैसे तैसे करके ये फैसला रुकवा दिया और किसानों को जो छूट मिलने वाली थी वो नहीं मिली। ये घटनाक्रम 1914 ईस्वी तक चला। इसके बाद 1916 ईस्वी में इस किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक आते हैं और यहां से दूसरा चरण शुरू होता है। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन के पहले चरण की एक बार हम बात कर लेते हैं। पहले चरण के नेता कौन थे? नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेह करणचार। हुआ क्या? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल फतेह सिंह से मिले, अपनी समस्याएं बताई। हामिद हुसैन आयोग का गठन किया गया, लेकिन उनकी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को निष्कासित कर दिया गया ठिकाने से। 1903 में 5 रुपए चमड़ी कर लगा दिया गया। 1903-04 में किसानों ने खेती बंद कर दी। तो फिर क्या, 1904 में कृष्ण सिंह और किसानों के मध्य समझौता हुआ।
समझौते में चौड़ीकर को हटा दिया गया और लगान जो 1/2 भाग लगता था वो 2/5 कर दिया गया। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई और पृथ्वी सिंह नए ठिकानेदार बने। पृथ्वी सिंह ने आते ही तलवार बनाई कर लगा दिया। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हुई और केसर सिंह नए उत्तराधिकारी बने। केसर सिंह चूंकि अवैसक थे तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत यहाँ पर शासन चलने लगा। इसके तहत 2 अधिकारी नियुक्त हुए, मुंसरिफ और उप मुंसरिफ। मुंसरिफ थे अमर सिंह राणावत, उप मुंसरिफ थे डोंगर सिंह भाटी और एक थे कामदार हीरालाल और एक थे फौजदार तेज सिंह। 1914 में किसान अमर सिंह राणावत और डोंगर सिंह भाटी से मिले। इन दोनों को लगा कि किसानों को छूट मिलनी चाहिए, उन्होंने छूट देने का फैसला किया, लेकिन तेज सिंह हीरालाल और तेज सिंह ने इस फैसले को रोक दिया इनके अधिकारों की सीमाओं का हवाला देकर कि ये अधिकार आपको नहीं है। इसके बाद 1916 में विजय सिंह पथिक की एंट्री होती है और इसका दूसरा चरण शुरू होता है। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण की कुछ बातें हैं। इसके अलावा छोटी छोटी बातें हैं कि इन पर 84 प्रकार के कर लगे थे, 74 लाख बाग थे। हमने समझा लगान क्या है, लाख बाग क्या है, बेट बेगार क्या है और बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में कुछ बातें हमने देखी। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण की। बिजोलिया किसान आंदोलन में अब हम बात करेंगे दूसरे चरण की। दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया और 1916 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं और 1923 तक दूसरे चरण को ये लेके चलते हैं। 1916 में इनकी एंट्री होती है और 1923 में जब इनकी गिरफ्तारी होती है उस वक्त तक बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता विजय सिंह पथिक रहे। तो दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक ने, इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था, विजय सिंह पथिक ने आंदोलन से जुड़ते ही सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या किया कि इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई या फिर राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया। दोस्तों, किसी भी आंदोलन को या किसी भी प्रदर्शन को सफल होने के लिए सबसे जरूरी है कि उसे जनता का समर्थन मिलना जरूरी है, जन संवेदना उनके साथ होनी जरूरी है। ये बात विजय सिंह पथिक को मालूम थी और उन्होंने इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। कैसे किया? प्रताप नाम का अखबार कानपुर से निकल रहा था, गणेश शंकर विद्यार्थी इसको निकालते थे। अभ्युदय प्रयाग से निकलता था, भारत मित्र कलकत्ता से निकलता था और मराठा पूना से निकलता था, जिसे बाल गंगाधर तिलक निकालते थे। इन 4 अखबारों की सहायता से विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का प्रचार प्रसार पूरे देश भर में किया। दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत जाना पहचाना नाम है। और भारत मित्र के बारे में एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान होनी चाहिए कि हिंदी के पत्र पत्रिकाएं जब 1905 के आसपास अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लिख रहे थे, उस वक्त भारत मित्र मुखर होकर मुख्य रूप से अंग्रेजों की कुरीतियों के खिलाफ लिख रहा था, उनकी बुराइयों के खिलाफ लिख रहा था। तो भारत मित्र को इस संदर्भ में ध्यान रखना जरूरी है। और प्रताप और गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ा नाम है, तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। 1917 में विजय सिंह पथिक क्या करते हैं? ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं या फिर किसान पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं तो इसका सरपंच बनाया जाता है मुन्ना पटेल को। मुन्ना पटेल को सरपंच बनाने के अलावा इसके सदस्य हैं नानजी पटेल और ठाकरे पटेल और इसका मुख्यालय है बैरीसाल में। और इस बोर्ड के गठन के लिए आर्थिक सहयोग है जमुनालाल बजाज और हरिभाऊ किंकर, इन दोनों के द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाता है। अच्छा, इस बोर्ड की स्थापना क्यों हुई, इसका गठन किस लिए हुआ? तो इसका मुख्य कार्य था लगान और लाग बाग का विरोध करना, यानी कि कर ना देना किसी भी रूप में, चाहे वो लगान हो या लाग बाग हो, इन दोनों रूपों में कर का विरोध करना है, किसी भी प्रकार से कर नहीं देना। ये इस आयोग का, इस बोर्ड का मुख्य कार्य था। और सबसे पहले नारायण पटेल ने कर देने से मना कर दिया। किसके सामने मना किया? नारायण पटेल ने कर देने से मना किया, जिसके कारण उनको गिरफ्तार कर दिया गया। हालांकि बाद में छोड़ दिया गया, किसानों का विरोध बढ़ा तो उन्हें रिहा करना पड़ा। लेकिन यहां तक 1917 तक किसानों को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी। 1919 में किसानों ने अपने आंदोलन की बात कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल तक ले जाने की सोची और विजय सिंह पथिक अमृतसर में, कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, अमृतसर अधिवेशन
उसमें तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनके सहयोग से विजय सिंह पथिक जी एक प्रस्ताव रखते हैं किसान आंदोलन के समर्थन में, लेकिन उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाता है। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी के द्वारा उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाता है। शायद उस वक्त उन्हें लगा होगा कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है या फिर कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं है, देश की प्राथमिकताएं उस वक्त कांग्रेस के लिए दूसरी होंगी। तो उस वक्त महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय जी ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। अगले साल फिर से 1920 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें पथिक जी ने हजारों किसानों के साथ नागपुर अधिवेशन के बाहर धरना दे दिया। जब इतने किसान किसी भी कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में पहुंचे और धरना दिया, तो कांग्रेस के नेतृत्व को भी लगा कि वास्तव में कुछ बात है, इस पर बात होनी चाहिए। तब महात्मा गांधी जी ने महादेव देसाई को अपना प्रतिनिधि बनाकर मेवाड़ भेजा और इन्होंने जाकर शासक वर्ग से कुछ बातचीत की। तो फिर आयोग का गठन हुआ, 2 आयोग बने। ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले बना बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 में ही बन गया था, लेकिन बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के 3 सदस्य थे, बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह रनौत, अफजल अली। ये आयोग बना, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, लेकिन फिर से उसी आयोग की तरह फिर से इस आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद बना द्वितीय जांच आयोग, ये फरवरी 1920 में बना और इसके सदस्य थे राज सिंह, रमाकांत मालवीय और तख्त सिंह। इस आयोग के साथ माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में 15 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल इन सदस्यों से मिला, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की। 1920 में विजय सिंह पथिक ने एक काम और किया कि राजस्थान केसरी नाम से एक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1920 में राजस्थान केसरी नाम से समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिससे कि इस आंदोलन से जुड़ी हुई बातों से लोग अच्छी तरह से वाकिफ हो सके या इस आंदोलन से जुड़ी हुई बातों को लोग भली प्रकार से जान सके। तो इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। ये जो 2 आयोग गठित हुए, इनकी जो रिपोर्ट बनी, उन पर कोई विशेष कार्यवाही नहीं हुई। हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ आयोग बनाकर रख दिया गया। लेकिन 1922 में एक बड़ी घटना हुई। राजस्थान की एजीजी होलैंड, इनके सचिव ओगवाल और विल्किंसन, ये 3 लोग भारत सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए। दूसरा, मेवाड़ सरकार ने 2 लोगों को भेजा, सुभाष चंद्र और हाकिम बिहारी लाल। तीसरा, बिजोलिया ठिकाने की तरफ से 3 लोग आए। इसमें कौन थे? हीरालाल, तेज सिंह और झालम सिंह। ये 3 लोग बिजोलिया ठिकाने की तरफ से आए और किसानों की तरफ से मोतीचंद, नारायण पटेल, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा, ये चारों प्रतिनिधि मंडल 4 फरवरी 1922 को मिलते हैं और समझौते के लिए बातचीत करते हैं। तो 5 फरवरी 1922 को इनके मध्य में एक समझौता होता है, जो 11 जून 1922 को लागू होना है। मिले कब? 4 फरवरी 1922 को। समझौता कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। लागू कब होना है? 11 जून 1922 को। समझौते की शर्तें क्या थी कि जो 74 प्रकार के लाख बाग लगे थे, शुरू में ध्यान कीजिए 74 लाख बाग थे, उनमें से 35 लाख बाग कम कर दिए गए और लगान 1/5 कर दिया गया। पहले जो 1/2 था वो अब 1/5 कर दिया गया। तो किसान इस मांग से संतुष्ट हो गए और उन्होंने इन मांगों को मान लिया। लेकिन 1923 में केसर सिंह, जो कि उस वक्त तक तो शासन चलाने के योग्य नहीं थे, तो उनको शासन चलाने के 2 अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन अब केसर सिंह वयस्क हो गए। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही ये जो यहाँ के ठिकानेदार थे, ठाकुर थे, तो इनका विवाह हुआ, तो इन्होंने विवाह के अवसर पर फिर से एक कर लागू कर दिया।
इससे किसानों में असंतोष फिर से व्याप्त हो गया। ये 1923 की घटना है। 1922 में समझौता होता है, 11 जून 1922 से लागू होता है, लेकिन 1923 में केसर सिंह फिर से एक नया कर लागू कर देते हैं, जिससे किसानों में असंतोष शुरू हो जाता है या असंतोष फैल जाता है। 1923 में ही विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि इनको बेगू किसान आंदोलन के संदर्भ में गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के वक्त बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध नहीं होता है। लेकिन जैसे ही विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार किया जाता है, तो यहां से हम मान सकते हैं कि आंदोलन का दूसरा चरण यहां पर समाप्त हो जाता है। अब हम आंदोलन के तीसरे और अंतिम चरण की बात करेंगे। अब तक हमने दूसरे चरण की बात की। दूसरे चरण में क्या क्या है? 1916 में विजय सिंह पथिक आए, वास्तविक नाम इनका भूप सिंह था। आंदोलन का प्रचार प्रसार राष्ट्रीय स्तर पर किया। किससे किया? प्रताप जो कि कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी निकाल रहे थे, अभ्युदय जो कि प्रयाग से निकल रहा था, भारत मित्र जो कि कलकत्ता से निकल रहा था, मराठा जो कि पूना से निकल रहा था, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसको निकाल रहे थे। इन चारों अखबारों की सहायता से प्रचार प्रसार किया राष्ट्रीय स्तर पर। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की 1917 में। आर्थिक सहयोग जमनालाल बजाज और हरिभाऊ किंकर ने दिया। सरपंच मुन्ना पटेल थे और सदस्य नामजी पटेल, ठाकरे पटेल थे। हरियाली महोत्सव के दिन इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय बेरीसाल में था। कार्य लगान और लालबाग नहीं देना सर्वप्रथम नारायण पटेल ने कर देने से मना किया, गिरफ्तार कर दिया गया, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया। 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में पथिक जी ने तिलक जी के सहयोग से प्रस्ताव भिजवाया। उस प्रस्ताव को मालवीय जी और गांधी जी ने रद्द कर दिया। 1920 में फिर से नागपुर अधिवेशन में पथिक जी गए हजारों किसानों को लेकर और वहां पर धरना दे दिया। फिर महात्मा गांधी ने महादेव देसाई को मेवाड़ भेजा अपना प्रतिनिधि बना के। 1920 में पथिक जी ने एक और काम किया, राजस्थान केसरी नाम से समाचार पत्र का संपादन शुरू कर दिया। 2 आयोग इस आंदोलन के लिए बने, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग और द्वितीय जांच आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 3 सदस्य था। बिंदुलाल भट्टाचार्य इसके अध्यक्ष थे। अमर सिंह राणा और अफजल अली इनके अन्य 2 सदस्य थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी प्रकार राज सिंह जो द्वितीय जांच आयोग था, इसके 3 सदस्य थे, राज सिंह, रमाकांत मालवीय और तख्त सिंह। इनके साथ माणिक्यलाल वर्मा और 15 सदस्य प्रतिनिधि मंडल जाकर मिलता है, लेकिन इनकी रिपोर्ट पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। 1922 में क्या होता है कि भारत सरकार की तरफ से राजस्थान के एजीजी होलैंड, ओगवाल और विल्किंसन ये 3 अधिकारी जाते हैं। मेवाड़ सरकार की तरफ से सुभाष चंद्र और हाकिम बिहारी लाल ये 2 अधिकारी आते हैं। बिजोलिया ठिकाने की तरफ से हीरालाल, तेज सिंह और झालम सिंह आते हैं। और किसानों की तरफ से मोतीचंद, नारायण पटेल, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा ये 4 प्रतिनिधि मंडल एक जगह मिलते हैं। 4 फरवरी 1922 को मिलते हैं और 5 फरवरी 1922 को इनके मध्य समझौता होता है, जो कि 11 जून 1922 से लागू होता है। समझौते की शर्तें हैं कि 35 लाख बाग कम कर दिए गए हैं, लगान 1/5 कर दिया गया है। लेकिन 1923 में जैसे ही केसर सिंह वयस्क होता है और उसकी शादी होती है, तो वो फिर से एक नया कर लागू कर देता है। इससे किसानों में दोबारा असंतोष फैल जाता है। 1923 में विजय सिंह पथिक गिरफ्तार कर दिए जाते हैं। यहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण की समाप्ति हो जाती है। अब हम बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण की। तीसरे चरण का समय 1923 से 1941 ईस्वी तक है और तीसरे चरण का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने किया, क्योंकि 1923 में विजय सिंह पथिक जेल जा चुके थे। 5 साल के लिए उनको जेल हो गई थी, इसलिए अब इसका नेतृत्व करने के लिए आगे आए माणिक्यलाल वर्मा। 1923 ईस्वी में इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। जनवरी 1927 में ट्रेंच नाम का भूमि बंदोबस्त अधिकारी मेवाड़ आया और उन्होंने बिजोलिया के किसानों और ठिकानेदार के मध्य एक समझौता करवाया। उन्होंने 17 लाख बाग और समाप्त कर दिए। जो पहले समझौता हुआ था उसमें से 17 लाख बाग और समाप्त कर दिए। हालांकि उस दौरान नए ठिकानेदार ने अन्य कर लागू कर दिए थे, लेकिन उसमें से 17 लाख बाग समाप्त कर दिए। लेकिन इधर से ट्रेंच लाख बाग समाप्त किया, समझौता करके निकला, और इधर से माणिक्यलाल वर्मा को मई 1927 में गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार समझौते पर समझौते किए गए और ठिकानेदार के द्वारा लगातार अत्याचार पे अत्याचार किए गए।
जनवरी में समझौता होता है और मई में नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, माणिक्य लाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये जो लाग बाग समाप्त किए थे ये फिर से लागू कर दिए जाते हैं। अब क्या होता है कि माणिक्य लाल वर्मा जो कि नेतृत्व कर रहे थे गिरफ्तार हो गए। अब आंदोलन को नए नेता की जरूरत पड़ी, तो नया नेतृत्व हाथ में लिया जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने। जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज जिन्हें गांधी जी का पांचवा पुत्र माना जाता है, कहा जाता है कि गांधी जी के पांचवे पुत्र माने जाते हैं जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया। 1931 में इन लोगों ने गांधी जी से मुलाकात की। देखिए 1919 में सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने गांधी जी से मिलने की, गांधी जी के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की थी, कांग्रेस के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की थी, लेकिन वो बात नहीं रख पाए। तो फिर 1920 के नागपुर अधिवेशन के सामने उन्होंने धरना दिया। तब महात्मा गांधी 1920 में विजय सिंह पथिक से मुंबई में मिले और उन्होंने महाराष्ट्र में मिले और फिर महात्मा गांधी ने अपना एक प्रतिनिधि मेवाड़ भेजा, बिजोलिया भेजा। लेकिन 1920 के बाद 1931, 11 साल का समय, अब तक किसानों की समस्या हल नहीं हुई थी। तो 1931 में गांधी जी से मुलाकात हुई और गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय को बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए भेजा। अब क्या हुआ कि जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय और मदन मोहन मालवीय, इन तीनों ने मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव से मुलाकात की। कब की? 1931 में। सुखदेव से मुलाकात के बाद माणिक्यलाल वर्मा को रिहा कर दिया गया 1931 में। लेकिन जैसे यहां हुआ था, इधर समझौता हुआ था, इधर गिरफ्तारी हुई थी, उसी तरह एक बार तो रिहा कर दिया गया, लेकिन फिर से इन्हें 1931 में ही दोबारा गिरफ्तार कर दिया गया। हालांकि इसके बाद 1933 में इनको रिहा कर दिया गया। इसके बाद 1941 में घटना होती है। सुखदेव जो कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे, ये बाद में बदल जाते हैं और इनकी जगह प्रधानमंत्री आ जाते हैं वी राघवाचारी। तो 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी राजस्व अधिकारी मोहन सिंह मेहता और आंदोलन के नेता माणिक्यलाल वर्मा के बीच में एक समझौता होता है, जिसके फलस्वरूप किसानों के लाग बाग समाप्त कर दिए जाते हैं और आंदोलन अपनी सफलता को प्राप्त करता है। देखिए तीसरे चरण में क्या क्या हुआ। नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा ने शुरू किया। जनवरी 1927 में ट्रेंच भूमि बंदोबस्त अधिकारी मेवाड़ आया, किसानों और ठिकानेदारों के मध्य समझौता करवाया, 17 लाख बाग और समाप्त कर दिए गए। लेकिन मई 1927 में माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, लाख बाग फिर से लागू कर दिया गया। जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने नया नेतृत्व अपने हाथ में लिया। 1931 में ये लोग गांधी जी से मिले और गांधी जी ने फिर मदन मोहन मालवीय को बिजोलिया भेजा। तो जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय और मदन मोहन मालवीय प्रधानमंत्री सुखदेव से मिले। मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव थे उस वक्त, उनसे मिले। तो इन्होंने क्या किया, माणिक्यलाल वर्मा को रिहा कर दिया, लेकिन फिर से उसी साल दोबारा इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। 1933 में 2 साल गिरफ्तार रखने के बाद, कैद में रखने के बाद 1933 में इनको रिहा कर दिया गया। बाद में मेवाड़ के प्रधानमंत्री बदले और सुखदेव की जगह वी राघवाचारी नए प्रधानमंत्री आए। तो वी राघवाचारी, मोहन सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा तीनों के बीच में 1941 में एक समझौता हुआ। तब जाके किसानों के सारे लाग बाग समाप्त कर दिए गए और बिजोलिया किसान आंदोलन सफल हुआ। देखिए 1897 से 1941, 44 साल तक ये आंदोलन चला। अब इस आंदोलन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम ध्यान में रख लेते हैं कि इस आंदोलन में महिलाओं और बच्चों ने भी बड़े स्तर पर भाग लिया। महिलाओं का नेतृत्व अंजना देवी चौधरी ने किया। माणिक्यलाल वर्मा एक पंछिड़ा गीत गाते थे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए। इसलिए प्रोत्साहित करने के लिए पंछिड़ा गीत गाते थे। सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन
और विश्व का सबसे लंबा अहिंसात्मक आंदोलन 44 साल तक चला ये आंदोलन। दोस्तों 1947 से पहले देश में अनेक आंदोलन चले, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चले, कुछ गर्म दल के नेताओं ने आंदोलन चलाए। इवन महात्मा गांधी जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने जो आंदोलन चलाए उनमें भी कहीं ना कहीं हिंसा हो गई थी आंदोलन करने वाली जनता के द्वारा। लेकिन इस आंदोलन में विश्व का सबसे लंबा, इतने लंबे समय तक चला, 44 साल तक कोई आंदोलन चलना हंसी खेल नहीं है। ये आंदोलन 44 साल तक चला, लेकिन एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई। अपने आप में एक रिकॉर्ड है ये। और हिंदी के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रणभूमि इसी आंदोलन पर आधारित है, उसका कथानक इसी आंदोलन से लिया गया है। तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन है जो 3 चरणों में चला। पहले चरण का समय 1897 से 1916 तक था, दूसरे चरण का समय 1916 से 1923 तक था, और तीसरे चरण का समय 1923 से 1941 तक था। पहले चरण का नेतृत्व किसने किया? नानाजी पटेल, ठाकरे पटेल, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेहकरण चारण ने किया। दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक ने अपने नेतृत्व के दौरान इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। और तीसरे चरण का नेतृत्व पहले माणिक्यलाल वर्मा ने किया, बाद में जब ये गिरफ्तार हो गए तो जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। इनमें भी हरिभाऊ उपाध्याय मुख्य रूप से है। और इनके प्रयत्नों से 44 साल के बाद 1941 में ये आंदोलन सफल हुआ। ये बिजोलिया किसान आंदोलन है जिसके बारे में कुछ जरूरी बातें हमने देखी। अगली क्लास में हम बात करेंगे बेगू किसान आंदोलन की। धन्यवाद।